अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें आपसे MCQs आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं और बहुत इजी हैं, तो इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। ठीक है, एक तो हमारे पास जो कॉर्ड प्रोलैप्स है, तो कॉर्ड प्रोलैप्स आपके पास क्या हो जाता है कि सडन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए और कॉर्ड Okay. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well and in a good health. Today our topic for discussion is three topics. Today we will cover three topics that include umbilical cord prolapse, shoulder dystocia and breech presentation. क्योंकि आपके लेवल पे बहुत है, तो आपके पास हमारे पास what is cord prolapse. ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स अगर पेशेंट चला जाए तो उसमें भी चांसेस होते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स आपके पास क्या होता है कि CORD कंसिडर, आप मेम्ब्रेन्स रप्चर कर रहे हैं तो साथ आपने फीटल हार्ट को भी मॉनिटर करना है। अगर आपको लग रहा है CTG होती है एंड जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होते हैं, तो इसमें फिर अगर आपके पास फीटल हार्ट रेट ख़राब है तो आपने डायरेक्ट वो करना है। ठीक है, आपके पास आप कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। ठीक है, तो इट्स एन ऑब्स्ट्रेटिकल इमरजेंसी, नॉर्मल अलर्ट करना है। रिलीफ प्रेशर, वो प्रेशर आ जाता है तो वो कॉर्ड पे प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन आपने पेशेंट की करी और विजिलेंट इस चीज़ में रहना है। ठीक, दूसरा आपके पास ऑलरेडी आपके वार्ड में पड़ी है और आपके वार्ड में अगर हुआ है सिजेरियन करना है, तीन चीज़ों पे करता है और फिर उसके बाद आप सिजेरियन कर लेंगे। ठीक है, जब आप यूट्रस के ऊपर होगा आप ब्लेडर वो भी कर सकते हैं, आप ब्लेडर को इंजरी भी हो सकती है, आप शायद स्कैल्पल के साथ ब्लेडर को भी वो कर दे, तो ये आपने मस्ट फिर याद रखना है कि ब्लेडर आपके पास फिर एम्प्टी करना है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स की इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, इसके बाद आपके पास वो शोल्डर डिस्टोशिया आता है। व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? इट इज़ बेसिकली आप बेबी को नीचे पुश। ठीक है, इसमें आपके पास रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? डिस्टोशिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास शोल्डर एब्डोमेन, ठीक है, ये वाला आपके पास ये मैक रॉबर्ट मैनोरे जाता है। ठीक है, अगर इसके साथ ना हो मैक रॉबर्ट के साथ, तो फिर आप सुप्रा प्यूबिक होगा, वीडियो मैंने आपके साथ। ठीक है, फिर आपके पास सुप्रा प्यूबिक प्रेशर मैक रॉबर्ट पोजीशन होगा और उसके साथ आप सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दे देंगे। ठीक है, फिर आप उस आर्म, ये देखें आपने इस तरह नीचे पोस्ट आपको डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म का तरीका बताया भाई। ठीक है, और अगर इससे नहीं हुआ आगे 2 फिंगर से आप पुश। फिर अगर आपके पास एज इन मैन्योर्स के साथ भी ना हुआ, ठीक है, ऑल मैन्योर्स फेल, विजन में आपके पास क्या है, कंसिडर कि आपने पेशेंट का सिजेरियन होता है तो वो आप स्कैल्पल के साथ उसको आप तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्योंकि वो आपको स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो ये बड़े डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, यूजुअली इन तक बात नहीं जाती। ठीक है, आपने सारे 4 चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, और पेशेंट के साथ आपने ये मस्ट डिस्कस करना है कि क्योंकि और ये आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप डिस्चार्ज स्लिप बनाएंगे तो मस्ट आपने इन चीज़ लिखनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी पेशेंट को हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर उनको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे तो फिर ऑब्स्टेट्रिशियन को पता होना चाहिए कि पेशेंट को एक दफ़ा शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है और उसमें आपने सारे मैन्यूर्स डिटेल से लिखने हैं। ठीक है, कि ये मैन्यूर अप्लाई हुआ था और इस तरह अगर नहीं हुआ तो ऑब्स्टेट्रिशियन विजिलेंट रहेगा। तो फिर वो क्या करेगा कि नॉर्मल ट्रायल अगर ज़रूरत नहीं है, उसको फिर भी लग रहा है कि अभी बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है या कोई डायबिटीज़ है, तो वो डायरेक्ट फिर सिजेरियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन फीटल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से ये पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास इसके जो ब्रीच के वो हैं
डिफरेंट टाइप्स आपके पास है ब्रीच के, एक कंप्लीट ब्रीच है, एक फ्रैंक ब्रीच है और एक फुटलिंग ब्रीच है, ठीक है। फ्रैंक ब्रीच आपके पास, कंप्लीट ब्रीच को हम फ्लेक्स ब्रीच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेबी के जो लेग्स है वो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। फ्रैंक ब्रीच को हम एक्सटेंडेड ब्रीच भी कहते हैं क्योंकि इसके लेग्स इस तरह एक्सटेंडेड होते हैं। और फुटलिंग ब्रीच में 1 फुट आता है, ठीक है। तो फुटलिंग ब्रीच में यूजुअली हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते, ठीक है। तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के जो अब इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ है, यूट्राइन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाइब्रॉइड है कॉजेज़ हैं, ठीक है, कि किन किन कॉजेज़ में ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो जो वेजाइनल बर्थ के लिए आपने अगर पेशेंट को वो करना है, क्राइटेरिया क्या होगा कि आप उनको वेजाइनल बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो वेजाइनल बर्थ के लिए IGR तो नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप दे सकते हैं ट्रायल। फीटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप CTG करते हैं और फीटल कोई मतलब CTG बिल्कुल ठीक है, फीटल ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया नहीं है, ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑन अल्ट्रासाउंड इज़ आइदर फ्रैंक और दे सकते हैं। स्कैन में आप ये देखेंगे कि हाइपर एक्सटेंडेड नेक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हाइपर एक्सटेंडेड नेक अल्ट्रासाउंड होगा तो आप वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देंगे। फीटल वेट तो वेजाइनल डिलीवरी, ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ब्रीच डिलीवरी में आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन इसका डायग्नोसिस भी नहीं है और वो ब्रीच निकल आई, ठीक है, और वो लेबर में अर्ली कोई मैक्रोसोमिक तो नहीं है या कोई और फैक्टर्स तो नहीं है, कोई एनॉमलीज तो नहीं है साथ में, तो उसको फिर आप पेशेंट एलिजिबल है कैंडिडेट फॉर ECV। तो इसी 36 वीक्स पे आप उनकी ECV का पेशेंट थ्रू आउट आपको ब्रीच आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने 35 वीक्स पे स्कैन कर दिया ब्रीच आ रही है, अर्ली लेबर है और कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है और मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, तो उसमें भी सकते हैं, ठीक है। तो ECV के लिए फिर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कौन कौन से पेशेंट ECV के लिए एलिजिबल है यानी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ECV कौन कौन सी हैं आपके पास, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एक रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट आपके पास वो वाली है कि अगर आपने CTG किया या फीटल IUG ECV प्लान किया है तो उससे पहले आपने रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करने, फिर आपने पेशेंट के प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट का आपने CTG करनी है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स अगर इंटैक्ट हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये देखिए कि एक्सेप्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन की डिलीवरी हो जाए तो सेकंड में आप फिर ECV कर सकते हैं। रेसिस आइसोमेनाइजेशन, करंट और रीसेंट लेस देन 1 वीक में वेजाइनल ब्लीडिंग हुई, रप्चर मेम्ब्रेन्स और व्हेन मदर डिक्लाइंस और अनएबल टू गिव इन्फॉर्म कंसेंट। रिलेटिव में आपके पास क्या, ओलिगोहाइड्रामिन और हाइपरटेंशन, इनमें आप कर सकते हैं, दिस इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि ECV का जो सक्सेस रेट है वो 50% है, ठीक है। आपने इनको बेनिफिट्स और रिस्क सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। और ये भी आप बता सकते हैं कि कुछ प्राइमरीज में अगर आप पेशेंट को काउंसिल करें उनका थ्रू आउट ब्रीच आ रहे 8% चांस है कि 8% चांस है कि फैले की तरफ हो जाए सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो जब आप ECV करेंगे तो क्या करेंगे, पोजीशन तो नहीं है, फीटल पोजीशन, लाइकर वॉल्यूम, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन आपने करनी है, ठीक है। टोकोलिटिक्स आपने इस्तेमाल करनी है कि आपके पास रिलैक्स हो। इफ़ ECV इज़ अनसक्सेसफुल तो आप सेकेंड अटैम्प्ट आप एट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ भी पता होना चाहिए क्योंकि फिर उसमें चांस क्या हो सकता है, अगर फीटस पॉजिटिव हुआ तो फिर अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ टर्म ब्रीच क्या है। इसी तरह आप बटक प्रेजेंटेशन है पेशेंट ले इन्फॉर्म करना है सारे टीम को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने सारे, ठीक है। तो इसमें फिर हम पेनार्ड मैन्योर करते हैं, ठीक है। तो पेनार्ड मैन्योर आप देखिए ये ECV है, ठीक है। ECV हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रीथ, सेकंड फिर आपने करना है मैनुअल फॉरवर्ड रोटेशन यूजिंग बोथ। तो जब आप कंप्लीशन कर लेंगे इसके साथ आपने हर 2 मिनट जितना आप हर सिजेरियन की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपने बैक रोल करके आपके पास ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ये पेनार्ड मैन्योर है, देखिए 2 फिंगर्स करके पॉप्लिटियल फोर्सेप्स करके आपने एक पाँव को डिलीवर करना है, इसी तरह दूसरे पाँव के लिए भी, ये फ्लेक्स के लिए पेनार्ड मैन्योर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फिर कुछ नहीं करना, आपने बेबी को इसी तरह छोड़ लेना है, ठीक है। और बेबी को आपने टॉवल में रैप करना है, माइक्रो एंटीरियर। बेबी को आपने कोई हाथ नहीं, कॉर्ड अगर टाइट है तो कॉर्ड रिलीज, उसको थोड़ा सा होक करके, वो अक्सर ये प्रोग्रेस इस तरह के पेशेंट खुद ही बखुद ही ये डिलीवर हो जाते हैं ब्रीच। और कभी कभी एक तो होता है कि
असिस्टेड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी, उसके साथ आप वो करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी होता है और एक असिस्टेड होता है। कल क्या होता है कि बेबी तो वो आपको फील होता है, तो उसमें आप कौन सा मैनोर करते हैं, उसमें फिर हम लव सेट मैनोर करते हैं, ठीक है। तो लव सेट मैनोर में क्या और रोटेट करना है 180 डिग्री पे। तो जो आपका हाथ पीछे है बेबी का या एक्सटेंडेड हाथ है तो वो निकल आएगा खुद ही, ठीक है। आप उसको रोटेट करेंगे, एंटीरियर को पोस्टीरियर करेंगे तो वो निकल आएगा। फिर आपने दोबारा 180 डिग्री करना है, दूसरे हाथ को भी इसी तरह, दूसरा हाथ भी निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दिस इज लव सेट मैनोर। देखिए 2 फिंगर्स आपने सैक्रम पे रखने हैं और इसको आपने रोटेट करना है। एक आर्म डिलीवर हो गया, एक रोटेट कर लिया, एक आर्म डिलीवर, तो फिर दोबारा रोटेट करके 180 पे आपके दोनों आर्म्स डिलीवर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपके पास के हेड के लिए आपने क्या करना है। तो हेड के लिए आपके पास 2 ही आप फॉरसेप लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम पाइपर फॉरसेप कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में बहुत कॉमन एमसीक्यू है कि फॉर आप जो मॉरिस स्मेली व्हीट मैन्योर है ये आप देख लें, उसमें फॉरसेप आप देखिए नॉर्मली आपने बेबी को, आपके पास असिस्टेंट होगा, उसको आपने असिस्टेंट को कहने के बेबी को होल्ड करना है ऊपर की तरफ, और जो आप ऑब्स्टेट्रिशियन होगा वो फॉरसेप नॉर्मल कन्वेंशनल मैनर की तरह लगाएगा कि जिस तरह हम फॉरसेप लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड लगा लेंगे, ठीक है। मॉरिस स्मेली व्हीट क्या होता है कि आपने एक फिंगर आपने बेबी के नीचे जो चेन है उस पर रखना है और 2 आपने मैलर इमिनेंस नीचे से आपने पुश करके हेड को डिलीवर करना है। तो ये मॉरिस स्मेली व्हीट मैनोर है, ठीक है, मॉरिस स्मेली व्हीट मैनोर, ठीक है। ये डिलीवर हो गया, आपने फिर बेबी को हैंड ओवर करना है क्लीन करके, क्लैम्प कॉर्ड क्लैम्प एपिजॉड में दी है तो एपिजॉड में आपने